नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। न्यूज अपडेट लेकर विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्योंकि देश भर में क्या हुआ दिन भर ये भी आपको बताएंगे विस्तार से अपडेट के साथ ही साथ मध्य प्रदेश का आज बजट आया है और मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ दिन भर ये भी बताएंगे और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत लेकिन झारखंड से कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात की है कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते हैं झारखंड के। खबर यह है कि फिर से झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह कि हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। गठबंधन के एमएलए की बैठक हुई जिसमें हेमंत सोरेन को चुना गया है विधायक दल का नेता। सीएम चंपाई सोरेन राज्यपाल को इस्तीफा अपना सौंपेंगे। अब उनकी भूमिका क्या होगी इसको लेकर भी सवाल है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है अंदर खाने से कि संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हो सकता है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएं जेएमएम के। विधायकों को रांची में रहने के निर्देश दिए गए हैं। घोषणा के बाद सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी। चंपाई को नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से। जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला जिसको लेकर जेल में बंद थे सोरेन। 28 जून को ही जेल से बाहर आए थे और अब मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं, लेकिन इसी साल कुछ महीनों में चुनाव भी झारखंड में होने जा रहा है। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि पीएम मोदी ने कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में विपक्ष को करारा जवाब दिया। चुन चुनकर हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। आज राज्यसभा की तस्वीर क्या रही इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया और कांग्रेस समेत विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि संविधान के प्रति लेकर कूदने वालों ने संविधान दिवस का विरोध किया था। पीएम की इस टिप्पणी पर विपक्षी सांसद तिलमिला गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही पीएम मोदी के बीच भाषण में विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा और आम आदमी से लेकर कांग्रेस सभी को घेरा। साथ ही पेपर लीक को लेकर भी विपक्ष की पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े किए। 3 लाख करोड़ रुपए to take their seats हम किसानों को दे चुके हैं। is unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, Unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है। झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कल लोकसभा और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के तमाम आरोपों और सियासी मुद्दों पर चुन चुनकर पलटवार किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधित करते हुए विपक्ष को आईना भी दिखाया है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के इस पलटवार पर देश की सियासत में अब नया क्या कुछ देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया और इसी के साथ संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। और अब देखना होगा कि अगले सत्र में क्या कुछ और नए मुद्दों के साथ सदन की तस्वीर दिखाई देती है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज बजट पेश हुआ है। तस्वीर क्या आई है, लोगों की बात क्या आई है, आइए शुरुआत करते हैं बजट को लेकर ये खास पेशकश। मध्यम वर्ग उनके लिए क्या हो रहा है? प्रदेश के वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने सभी वर्गों के लिए वो द्वार खोल दिए गए हैं। बड़े लोगों को देख के दिया जाए, मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से ये बजट पेश किया जाए। जेंडर बजट को इस बार बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और उसमें वृद्धि भी की गई। अभी पिछले 1 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं, भर्ती के लिए बजट अलग से प्रबंध किया जाए उसका। जो आज युवा बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगारों में विशेष ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले हम आपको बजट की पूरी खबर दिखाएं, उससे पहले एक तस्वीर एलईडी पे आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है उस तस्वीर को दिखाना, क्योंकि जब बजट आ रहा था उससे पहले शुरुआत क्या हुई थी, वो बात क्या थी खास, ये आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप देखेंगे क्योंकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जब बजट पेश करने जा रहे थे उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये बैग, इसमें बजट है और जगदीश देवड़ा की पत्नी ने जगदीश देवड़ा को मिठाई खिलाई और मिठाई खाने के बाद जगदीश देवड़ा ने मीडिया के सामने वो बैग दिखाया। रेणु देवड़ा जगदीश देवड़ा की पत्नी है, उन्होंने वित्त मंत्री को मिठाई खिलाकर भेजा कि जाइए मध्य प्रदेश का बजट आप पेश करने जा रहे हैं, सब कुछ कुशल मंगल हो। और फिर ये तस्वीर जिसमें इस बैग में ही बजट था, इस बजट को लेकर वो तस्वीर सामने आई और आइए अब बताते हैं आपको इस बजट में खास क्या है। विपक्ष के हंगामे के बीच मोहन सरकार का आज पहला पूर्ण बजट पेश हो गया। अपने पहले पूर्णकालिक बजट में सरकार ने कई सारी योजनाओं का जिक्र किया, पैसे दिए अलग अलग विभागों को। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ने कई बातें कही। इस रिपोर्ट से आप देखिए कि क्या है आज के इस बजट की बड़ी बातें। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी 3 जुलाई को विपक्ष के हंगामे के बीच मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट जनता का और जनता के लिए है। ये विशेष बजट है। अपने 90 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़ी बातें कही। सबसे पहले आपको वित्त मंत्री की बड़ी बातें बता देते हैं। 3,65,000 करोड़ का ये बजट है। इस बार बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। कोई योजना बंद नहीं होगी, यानी जन कल्याण की योजनाएं जारी रहेंगी। नए टैक्स का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। महिला, किसान और युवा पर पूरा फोकस होगा। 3 नए मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू किए जाएंगे। सड़क बने, नल जल योजना घर घर तक पहुंचा है। कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र से 3800 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिली है। अपने पूर्ण बजट में मोहन सरकार का महिला, गरीब, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाओं पर फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने महिलाओं और किसानों को लेकर क्या कुछ कहा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 66,000 होगा, तो इसी की तुलना में 23% अधिक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने सीएम राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 21,144 करोड़, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। वैसे तो जगदीश देवड़ा चौथी बार बजट पेश कर रहे थे। बावजूद इसके इस बार उनके लिए बजट पेश करना आसान नहीं रहा, क्योंकि बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने वित्त मंत्री के भाषण को अनसुना कर जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार बंद करो, युवाओं को न्याय दो, युवाओं को रोजगार दो जैसे नारे लगाते रहे। और तो और कांग्रेस के विधायकों ने बजट का बहिष्कार किया और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए।
मैं आपसे कहना अनुरोध है, आज हमारे सचिन यादव जी ने कांग्रेस की तरफ से विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया, सदन को गुमराह किया, झूठी बात करी विश्वास सारंग ने। हमने प्रमाण के साथ आज दिए कि जिस प्रकार से उन्होंने बोला कांग्रेस के समय में नियुक्ति हुई, कांग्रेस के समय रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, जबकि हमने स्पष्ट रूप से नियुक्ति का आदेश बताया कि 22/9/2021 को आपकी सरकार थी, आपने नियुक्ति करी, विश्वास सारंग ने नियुक्ति करी ताकि घोटाले कर सके। विपक्ष ने भले ही नाराजगी जाहिर करते हुए बजट का बहिष्कार कर दिया हो, लेकिन जनता के सुझाव पर बनाया गया ये बजट आम जनता को कितना प्रभावित कर पाता है और उन्हें कितनी रियायतें मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो खास बात यह है कि इस बजट में गरीब, किसान, महिला, युवाओं, हर वर्ग को लेकर कुछ न कुछ सरकार ने देने की कोशिश की है। लेकिन क्या इस बजट में बड़ी बातें हैं, आइए जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे युवाओं की। युवाओं के लिए इस बजट में क्या खास है? पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती होगी, जो सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं। स्कूलों में टीचर्स के लिए 11,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, जो स्कूलों में शिक्षक बनेंगे। 22 नए ITI खोले जाएंगे, जिसके बाद सीटें बढ़कर 5,000 से ज्यादा हो जाएंगी। सरकारी नौकरी के जो फॉर्म होते हैं, जो फीस होती है, उस फीस को कम किया जाएगा, फॉर्म सस्ते होंगे। मंदसौर, नीमच, सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये बड़ी घोषणा है। हर जिले में कम से कम एक PM श्री कॉलेज खोला जाएगा, ये सरकार की घोषणा है युवाओं को लेकर। अब जरा देखिए कि किसान, गरीब, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं। गौशालाओं में पशु आहार के लिए 250 करोड़ का बजट रखा गया है। पहले 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते थे पशु आहार के लिए, अब 40 रुपए मिलेंगे। PM आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य जो बजट है वो रखा गया है। पिछड़ी जनजातियों के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। महिला स्व सहायता समूहों के लिए 800 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। खास बात है आखिर में, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना, ये दोनों बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है मध्य प्रदेश सरकार की। इस योजना के लिए 26,560 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में रखे, यानी कि योजना चलती रहेगी। अब देखिए किस विभाग को कितना पैसा मिला है। खास बात यह है, शिक्षा पर सरकार खर्च करेगी 22,600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर खर्च करेगी 21,144 करोड़ रुपए, खेल पर खर्च करेगी 586 करोड़ रुपए, वन पर्यावरण पर खर्च करेगी 4,725 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग पर 1,081 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संस्कृति विभाग में ही धर्म भी आता है और सिंहस्थ भी होने जा रहा है। अब ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए से। 10,000 करोड़ में क्या कुछ होगा? अटल प्रगति पथ 299 किलोमीटर का ही बनकर तैयार होगा। नर्मदा प्रगति पथ 900 किलोमीटर का इससे भी बनाया जाएगा। ये अगले 5 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं, अगले 5 साल में सब होगा। विंध्य एक्सप्रेस वे 676 किलोमीटर, मालवा निमाड़ विकास पथ 450 किलोमीटर, इसको बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर, इसको भी तैयार किया जा रहा है। मध्य भारत विकास पथ 746 किलोमीटर, ये भी मध्य प्रदेश में आपको दिखेंगे जल्द ही, यानी कि सड़कों का जाल आपको मध्य प्रदेश में जल्दी दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है। सुनिए क्या कुछ कहा CM ने। बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता है, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है। और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया है। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। औद्योगिक निवेश के आधार पर, जैसा कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट
बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री इस बजट को दूरदर्शी से बनाया गया बजट बता रहे हैं और हर वर्ग के लिए खास है बजट, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने इस बजट की खूब तारीफ भी की है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री बजट पेश होने के बाद, देखिए। आज जो बजट हमने प्रस्तुत किया है उसमें हमारा जनसेवा का जो भाव है उससे आज कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, सदन छोड़ने को मजबूर हो गई क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। मैं मानता हूं कि कम से कम ऐसा बजट जो अभी तक के राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, बिना किसी टैक्स के है, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं ग्रामीण विकास की, गरीब के हितों की, उन सबको बेहतर तरीके से उसमें स्थान मिला है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा और नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है वो तेज गति से मध्य प्रदेश में दौड़ेगी। तो बीजेपी के नेता मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं ये हमने आपको सुनाया। उधर कांग्रेस ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट से निराशा जताई है, साथ ही वादे पूरे ना करने की बात कही और यह भी कहा है कि बजट से ज्यादा तो सरकार पर कर्ज हो गया है। देखिए, बजट से ज्यादा कर्जा प्रदेश में। पिछले बजट का क्रियान्वयन कितना हुआ? कुल मिला के सिर्फ बातों की लफबाजी है। देखिए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक लाखों नौजवान छात्र छात्राओं के जो भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है और लगातार हमारे जो प्रदेश की जो छवि है उसको एक घोटाले के प्रदेश की छवि बनाने का काम जो किया जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक हमारे नौजवान छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा ये संघर्ष जो है निश्चित रूप से जारी रहेगा। देखिए, हंगामा इसलिए ज़रूरी है ताकि सरकार डरे कि भ्रष्टाचारियों को अगर वो बचाएगी तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बड़ा बड़ा बजट लेकर आते हैं तो भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रहे हैं? खैर, बजट आ गया है मध्य प्रदेश का। अब आप तय करिए कि ये बजट आपको कैसा लगा और इससे आपको कितना फायदा होगा, क्योंकि सरकार तो आपके लिए फायदे गिना ही रही है। बात करेंगे एक घटना से सबक जब लिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है। खबर हाथरस से कल सामने आई थी, जहां पर एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची और भगदड़ के बाद कई लोगों की मौत हुई, 121 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो जारी किया। 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है और इस अवसर पर धाम की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना होवे, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जावे, धक्का मुक्की ना लग जावे और आप सुरक्षित भी रहो, ठहठहाते रहो, मुस्कुराते रहो और कोई पीड़ा ना होवे और उत्सव भी निपट जावे। तो आप गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लो, हम इंतजार करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। 4 जुलाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म दिवस है और यहाँ पर जन्म दिवस के दिन और यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर इधर पर लाखों की संख्या में लोगों की आने की संभावना है और इसको दृष्टिगत देखते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा भी अपील की गई है। चूंकि हाथरस में एक घटना हुई है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत की खबर आई है, उसके बाद ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि जो जहाँ पर है वहां से ही उनके जन्म दिवस को मनाएं और एक वृक्ष और सुंदरकांड के पाठ करके उनको शुभकामनाएं दें। आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे, ये यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर हैं और उनको एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताबू हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं अयोध्या, देखिए आप अयोध्या से पैदल चलकर आए हैं, तो कहीं यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और जिस हिसाब से उन्होंने अपील भी की है कि यहाँ पर ना आए, चूंकि व्यवस्थाएं जो हैं व्यवस्थाओं से कहीं अधिक जाके यहाँ पर पब्लिक आई है, श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और वो वहां पर पूरी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर कितने लोग।
तो हमारे संवाददाता बागेश्वर धाम में पहुंचकर वहां पर स्थिति क्या ये दिखा दे। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि हाथरस की घटना जो हुई तो क्या भीड़ से डर गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ये सवाल भी है और अपील में ये दिख भी रहा है। 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है और इसी मौके को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। बागेश्वर धाम में पहुंच रही है भक्तों की भीड़, लेकिन जो तैयारियां हैं उससे ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ से तैयारियां कब बढ़ गई हैं? तैयारियां कम पड़ गई हैं। नतीजा ये कि बागेश्वर धाम में जन्मदिन मनाने की जो तैयारियां चल रही थी, जिसमें लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, अब उनको रोका गया है। हाथरस की घटना से बाबा ने सबक ले लिया है और हाथरस की घटना से बाबा अब ये कह रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए कि घर पर ही रहें, भक्त घर पर ही रहें, ये अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ एक वादा भी कर रहे हैं कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर बड़ी तैयारी करेंगे, उस वक्त बुलाएंगे, उस वक्त आइएगा, तब आशीर्वाद भी देंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। तो बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथरस की घटना से सबक लिया है और इसलिए कहा जा रहा है कि बाबा अब हाथरस की घटना से सबक लेते हुए डर गए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि भीड़ ना लगाएं। मंदसौर में एक लड़के को लव मैरिज करना बहुत भारी पड़ गया। लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने युवक को तालिबानी सजा दी। दरअसल नीमच के राहुल और पूजा ने लव मैरिज कर ली तो मंदसौर में गुस्साए परिजनों ने राहुल और उसके दोस्त को जमकर पीटा। युवती के मामा और परिजनों ने युवक की रीति रिवाज रस्मों के साथ शादी कराने के बहाने मंदसौर बुलाया और उसके बाद राहुल और उसके दोस्त को जमकर पीटा गया। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है जो कि वायरल हो रहा है। मशहूर गीतकार गुलजार ने क्या खूब लिखा है, खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले ना चले पलटते रहते हैं। ये 2 लाइनें खंडवा जिले की शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाने वाला है, जहां नए शिक्षण सत्र में सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन स्कूल भवन में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। खंडवा जिले के हरसूद ब्लॉक में कई स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं, जिनकी हालत भी देखने लायक हो गई है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। इतना ही नहीं, बच्चों को डर भी लगा रहता है कि कहीं उनके सिर के ऊपर छत का हिस्सा ना गिर जाए। ऐसे में जान हथेली में लेकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं और ये आलम तब है जब मिशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को हाईटेक और मॉडर्न बनाने के दावे किए जाते हो। पानी आता है तो ये भर जाती है, बिजली गिरते थे, हमको डर लगता है कि स्कूल गिर ना जाए। उधर क्लास भरी हुई है, पानी में पानी निकलता है, न बिजली का ही करती है, तो हमें पापा स्कूल नहीं भेजते, गिर ना जाए स्कूल। ये पोपड़े वगैरह निकलते स्कूल के? निकलते हैं। कब से परेशानी बेटा, कब से कितने साल हो गए? 2-4-5 साल से। सरकार से सर हमने शब्द लगाए पर वो कोई सुनवाई नहीं हो रहा, क्या करें? ये तो काफी टाइम हो गया, करीब 3 साल हो गए, 3-4 साल। पानी में बच्चे बैठ रहे हैं। क्या चाहते हो तुम? हम चाहते हैं स्कूल अच्छे होने हमारे। हरसूद ब्लॉक ग्राम देवला की प्राथमिक शाला में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां हर साल बारिश के दिनों में पन्नी डाली जाती है, क्योंकि बारिश के दिनों में बच्चों का बैठना मुश्किल हो जाता है। बारिश का पानी टपकने से बच्चे पढ़ नहीं पाते। इतना ही नहीं, स्कूल की छत के कुछ हिस्से भी भरभराकर नीचे गिरने का डर बच्चों को हमेशा लगा रहता है। आपको बता दें कि ये सिलसिला पिछले 5 सालों से लगातार चलता आ रहा है, जिसकी शिकायत के बाद हर साल अधिकारी आते हैं और पंचनामा बनाकर ले जाते हैं, लेकिन स्कूल की मरम्मत नहीं हो पाती। मेरा नाम चंदा बोराना है ना। और यहाँ पर बारिश के दिनों में बहुत समस्या होती है। बारिश होने से पानी ऊपर से बच्चों को टपकता है, नीचे पानी भरा रहता है। बाहर के गांव वाले लोग बच्चों को भेजने से भी मना करते हैं कि कहीं भवन गिर ना जाए, है ना। इसलिए बारिश के दिनों में उपस्थिति भी बहुत कम रहती है यहाँ पर। मैं आज तो आई हूँ, जब से ही ये परेशानी देख रही हूँ। अधिकारी आए थे, आश्वासन देकर चले गए। सर, ये आज ये ऊपर प्लास्टिक डल रही है, क्या हर साल डलती है, क्या कारण है? हाँ, 3-4 साल से डाल रहा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग पूरी पानी का दिशा होती है। अच्छा। तो पूरी छत टपकती, मतलब 1 इंच की जगह बैठने के लिए नहीं रहती। अच्छा। उच्च अधिकारियों को, जो भी अपने वरिष्ठ अधिकारी, उनके संज्ञान में ये बात है। अच्छा। हाँ। तो अभी तक कुछ तो कुछ नहीं, बस 1-2 बार दोहरे हुए हैं जी, देखते गए, लेकिन कोई फाइनल नहीं हो पाया। जिले के कई सरकारी स्कूल सालों पुराने हैं। रखरखाव के अभाव में इन स्कूलों के भवन और छत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं।
कई की चारदीवारी भी गायब है। इससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जान जोखिम में रखकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं एक और जहां बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलों के मिशन कायाकल्प में सुधार का दावा करती है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पुनासा से विस्तार न्यूज के लिए संदीप सोनी की रिपोर्ट। तो स्कूल की हालत आपने देख ली है। मानसून शुरू होते ही पानी भरने की समस्या भी शुरू हो जाती है और ऐसा एक मामला मुरैना से सामने आया है, जहां पर इमलिया पंचायत में सड़क और नालियों के निर्माण न होने से रास्ते में बारिश का पानी भर गया, जिससे ग्रामीण खासकर बच्चे, वृद्ध, महिलाओं को काफी दिक्कतें होती हैं। ग्राम पंचायत इमलिया में करीब 500 मीटर की दूरी पर सड़क का दलदल बन गया है। पंचायत के जिम्मेदारों ने सड़क और नालियों का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। ग्रामीणों ने पूर्व में इसकी शिकायत की तो जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर सड़क और नाले का जल्द निर्माण कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया और अब हालत ये है आपके सामने। पानी की समस्या जो पानी मतलब बरसात को भरा हुआ है और मतलब नालियों को भर रहा है, निकलने के लिए बरसात नहीं, 5-6 महीना से मतलब पानी भर रहा है। नाली भी मतलब बनी नहीं है, लोग आओ ने जगह रोक ली थी, सब नाली अधूरी पड़ी है। समस्या निकलवे की है, पानी नहीं निकल रहा है, सब जनता परेशान है। समस्या का 5 चले बाबू जी, 5 सरे गए। क्यों? पानी भरा भारी घोटू। अच्छा, कब से भरा हुआ है? 15 दिन। अच्छा, बरसात से वैसे नाली चल रही है, नाली का भरा हुआ। उधर मंडला में जागरूकता के अभाव में धोखाधड़ी के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं और ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने आधा दर्जन से ज़्यादा महिलाओं को बैंक लोन दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की, जिसके बाद आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ महिलाएं थाने आई थी, उन्होंने रिपोर्ट की कि एक महिला है, वो एक समूह चलाती है, उसके नाम पर उसने इन्वेस्ट करवाया। तो लगभग 1,70,000 रुपये इन्वेस्ट किया था इन लोगों ने और उनको पैसे वापस नहीं दे करके उनसे और इन्वेस्ट करने की बात कर रही थी। एक तरह पूरी तरह से ये धोखाधड़ी का मामला था। तो इसमें IPC 420 के अंतर्गत इसमें FIR दर्ज की गई थी 2 दिन पूर्व और आज एक आरोपी महिला इसमें गिरफ्तार हुई है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दिन भर में क्या हुआ है, न्यूज अपडेट के साथ आपको पूरी खबर बताते हैं। और शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम से। एक बार फिर से जनता दरबार लगने जा रहा है छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय के यहां पर। 4 जुलाई को गुरुवार को दूसरा जन दर्शन कार्यक्रम शुरू होगा। जन दर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश भर से आए हुए नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको यह भी बता दें कि पिछले सप्ताह से मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन का आयोजन शुरू हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और एक बार फिर से अब 4 जुलाई को दूसरा जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सहयोग केंद्र फिर से शुरू होगा। आम जनता और कार्यकर्ताओं की मंत्री समस्या सुनेंगे। सहयोग केंद्र में अलग अलग दिन मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्यालय में सहयोग केंद्र आयोजित होगा, जहां पर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और साथ ही साथ उन समस्याओं को सुना भी जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार 4 जुलाई को मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहेंगे। 5 जुलाई को मंत्री दयालदास बघेल समस्या सुनेंगे। 8 जुलाई को उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहेंगे। 9 जुलाई को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समस्याओं को सुनेंगे। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालय में पिंक थाने शुरू करने की तैयारी चल रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभागीय बैठक में पिंक थानों को लेकर समीक्षा भी की थी। पिंक थानों का उद्देश्य महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि राज्य में पिंक थानों के खुलने से पहले ही सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा पर बीजेपी सरकार अधिक जोर दे रही है। महिला थाने खोलने की कवायद बीजेपी सरकार कर रही है। विभागीय समीक्षा बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा ने पिंक थाने की कार्ययोजना पर अधिकारियों से चर्चा की है। पिंक थानों में महिला कर्मचारियों को अपनी समस्याएं रखने का मौका मिलेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पिंक थानों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि महिला थानों की घोषणा बीजेपी के घोषणा पत्र में है, इसलिए शुरुआत में 5 महिला थानों की स्वीकृति बजट में मिली है। उसके बाद की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी और अन्य जिलों में भी जल्द ही पिंक थाने खुलेंगे। महिला थानों की घोषणा हमारे घोषणा पत्र में है और इस बार 5 महिला थानों की स्वीकृति भी बजट में है।
तो ये शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे और उसके साथ साथ आगे की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। इन 5 थानों के खुलने के तुरंत बाद ही अन्य जिलों के लिए भी महिला थाना खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पिंक थाने छत्तीसगढ़ में जल्द ही खुलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश की सियासत में गर्माहट आई है। कांग्रेस ने पिंक थाने खोलने पर बीजेपी सरकार को घेरा है। आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि महिला थानों में ऐसी क्या कमी है जिसकी जगह पिंक थाने खोलने की जरूरत पड़ रही है। बीजेपी सरकार अलग से योजना और प्रशासनिक खर्च बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि वे महिला थानों में ही बदलाव कर सकते हैं। अलग से पिंक थाने खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिंक थाना महिलाओं के लिए विशेष तौर पे नया नामकरण करके शुरू करने जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि महिला थाना में ऐसी और क्या कमी है जिसके कारण पिंक थाना खोलने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारा ये कहना है कि यदि और अतिरिक्त उसमें प्रावधान कुछ करने हैं तो उसी महिला थाना में कर दें। अलग से पिंक थाना बनाने जाने से उसमें क्या व्यवस्था है और महिला में थाना में क्या व्यवस्था है, तो अलग से सिर्फ एक स्टाफ, एक अलग योजना, एक प्रशासनिक खर्च बढ़ाने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में हर मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा है। कानून व्यवस्था को सामने रखते हुए कांग्रेस ने पिंक थाने खोलने का विरोध किया है। दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे रही है और समस्याओं से निवारण की नई सुविधा प्रदान कर रही है। बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर पिंक थानों के खुलने से महिलाओं की समस्या कितनी कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब तक आप लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज किया होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को मोबाइल टीवी रिचार्ज के अलावा बिजली भी रिचार्ज करना होगा। दरअसल कांकेर के अब सभी घरों में, दुकानों में बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि आपका स्मार्टफोन रिचार्ज के बाद काम करता है। कैसे रिचार्ज कराना है इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ बिजली विभाग ने बिजली की चोरी और बिजली की बचत के लिए एक ऐसा स्मार्ट मीटर लगा रही है जो रिचार्ज करने पर ही काम करेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को घर में बिजली की आवश्यकता के अनुसार रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज के दाम प्रति यूनिट बिजली के दाम के बराबर होंगे। इस तरह उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार बिजली रिचार्ज करनी पड़ेगी। वहीं रिचार्ज खत्म होते ही बिजली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और आपके घर की लाइट गुल हो जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि यदि आप घर में नहीं हैं तो आपके घर का बिजली बिल बेवजह नहीं बढ़ेगा। देखिए, इस स्मार्ट मीटर लगने से सिर्फ और सिर्फ शासन को फायदा है, बाकी आम जनता को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो आम जनता है, मीटर 12 महीने में कई लोग ऐसे हैं कि 2 महीना 3 महीना में अपने बिल को पड़ाते हैं, व्यवस्था करते हैं। इसमें ऐसा होगा कि हर आदमी पहले रिचार्ज करेगा फिर जलाएगा। लोगों को सुविधा जो है 2 बल्ब का जीवन भी चलता है, 4 बल्ब भी चलता है, 4 पंखा भी चलता है। तो इसके हिसाब से जो है लोगों को हमेशा तकलीफ में रहेंगे कि भाई हमारा 12 बजे रात में रिचार्ज खत्म होगा कि 3 बजे रात में रिचार्ज खत्म होगा। अब हर आदमी जो है कहाँ रिचार्ज करने के लिए जाएगा, क्या व्यवस्था बनेगा, ये तो शासन ही जानेगा। लोग जो लंबी लाइन लगाते हैं, ये सबसे निजान उनको मिल जाएगा, लेकिन इसमें अभी सुधार बहुत ज़रूरत है ताकि लोग आसानी से इसको पहले सीख सकें, समझ सकें, उसके बाद ही इसको लागू करना चाहिए। और एकदम हड़बड़ी में हर जगह अगर लगाते हैं तो इसमें अफरा तफरी की स्थिति भी आ सकती है। पहले दुकानों में या कमर्शियल जो लागू कर रहे हैं उसको ही पहले लागू करना चाहिए, उसके बाद घरेलू, बाद में इसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं को इसको शामिल करना चाहिए। वो भी धीरे से, मतलब आसान एक साथ ना करके कम मात्रा में करें ताकि लोग समझ सकें इसको। विद्युत विभाग के अनुसार कांकेर में 1.5 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इसके साथ ही 4000 वितरण ट्रांसफार्मर में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी कांकेर में 50,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हालांकि ये मीटर अभी भी पोस्टपेड मोड पर ही काम कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के अनुसार 25,000 स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रीपेड रिचार्ज सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही रात में बिजली का रिचार्ज खत्म होने पर सुबह तक बिजली बंद नहीं होगी। सुबह होते ही उपभोक्ता का बैलेंस माइनस में चला जाएगा और दोबारा रिचार्ज करने पर ही बिजली सप्लाई शुरू हो जाएगी।
जिले में कांकेर जिले में शुरुआत हो चुका है। इसमें कांकेर, भानु प्रतापपुर एवं पखांजूर जो हमारे मंडल संभाग है इसमें लगाया जा रहा है और ये घरेलू कनेक्शन और कमर्शियल कनेक्शन जो है निम्न दाब कनेक्शन इनमें लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल ये पावर कनेक्शन पे नहीं लगाया जा रहा है। इस तरीके से आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, अभी मोर बिजली ऐप के माध्यम से जैसे आप अपना बिल पेमेंट करते हैं ऐसे ही इसे भी रिचार्ज किया जा सकेगा। और इसमें खास बात यह है कि जैसे कंज्यूमरों से जो नया कनेक्शन लेने आते हैं अभी सुरक्षा निधि ली जाती है, तो इस जब मीटर कनेक्शन हम देना शुरू करेंगे इस नए मीटर के माध्यम से तो कंज्यूमर से सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी, केवल उनका कनेक्शन हो जाएगा। जो सुरक्षा निधि ली जाती है वो नहीं ली जाएगी। प्रदेश के साथ साथ कांकेर में भी स्मार्ट मीटर लगने का काम शुरू हो गया है। अक्टूबर महीने तक सभी घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा बिजली बिल जमा करने के लिए लंबी कतार से उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलेगी या फिर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने वाला है। प्रदेश की तरह कांकेर जिले में भी 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसके लगने के बाद जो है आपको रिचार्ज करने के बाद जो है आपकी बिजली चलेगी। वहीं एक तरफ इसके फायदे हैं तो वहीं इसके तरफ नुकसान है। एक और जहां जो मीटर रीडिंग करते थे उनका रोजगार छिन जाएगा, दूसरी ओर बस्तर जैसे सुदूर इलाकों में इस योजना को थोड़ा ढिलाई देना बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि स्मार्ट मीटर के कितने फायदे निकल कर आते हैं। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। बढ़ेंगे आगे। जनकपुर के भगवानपुर ग्राम पंचायत में गहरे चैम्बर खुले पड़े हैं जो कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं और इसके बावजूद भी नगर पालिका और पीएचई विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा और इस तरह क्षेत्र में खुले पड़े गहरे चैम्बर दुर्घटनाओं को दावत भी दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एमसीबी जिले के भगवानपुर में जल मिशन के तहत पीएचई विभाग ने ठेकेदार से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम कराया, लेकिन ठेकेदार ने जितने भी काम कराए सब गुणवत्ता विहीन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आनन फानन में जगह जगह पाइपलाइन सप्लाई के लिए वॉल चैम्बर बनाए गए जो क्षतिग्रस्त होते दिखाई दे रहे हैं। चैम्बर्स को खुला छोड़ देने से बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं तो वहीं गाड़ियां भी कभी दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। लेकिन विभाग की उदासीनता को देखते हुए ये लगता है कि काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, जिससे ठेकेदार से लेकर अधिकारी तक को फायदा हो सके। सर मेरा बच्चा गिर गया था, वो मुड़ भरा गिरा, चोट लगा, फिर मैं अस्पताल लेके गया, बहुत मुश्किल से तो हो पाया दवाई। मैं बोला सर ऐसा मत बनाइए, बोला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो जबरदस्ती आंकड़ा दिखा रहा था ना, बोले कि महान मत बनाओ, तो वो बोला नहीं भैया जमीन की नीचे रहेगी, प्लेट ढकेगी। मैं कहूँ ठीक है बना दो। तो बच्चा हमारा गिर गया, बड़ा मुश्किल से, एकदम कपार फूट गया था, सिर पूरा। बारिश शुरू होते ही खुले वॉल चैम्बर किसी बड़े हादसे को न्योता देने को तैयार है, क्योंकि शिकायत के बाद भी न पीएचई विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है और न ही नगर पालिका, जिसके चलते कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, खासकर ग्राम पंचायत भगवानपुर की। ठेकेदार के द्वारा, पीएचई के द्वारा आधा अधूरा काम करा के, जैसे अपन लोग हैंडपंप सुधार हो गया, नल जल जो चल रहा है उसका काम ऑलरेडी वो ठीक है, उसका जो भी टूट फूट आता है अपन लोग करवा देते हैं। लेकिन जल जीवन मिशन का जो टंकी बन रहा है, पाइपलाइन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द उस काम को पूरा करें, जिससे ग्रामीणों को पानी मिल सके। ग्राम पंचायत भगवानपुर की सड़कों पर नाले और नालियों के ऊपर बने चैम्बर लंबे समय से खुले पड़े हैं, जो लोगों की परेशानियों का कारण बने हुए हैं। इन खुले पड़े हुए चैम्बर्स में आए दिन पैदल और वाहन सवार दुर्घटना का शिकार होकर चोटिल हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बाजार से नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारियों का कई बार निकलना होता है, लेकिन खुले पड़े इन चैम्बर्स को ठीक कराने की चिंता किसी को नहीं है। एमसीबी से विस्तार न्यूज के लिए अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। आइए बढ़ते आगे। गरियाबंद से खबर है जहां पर छुरा ब्लॉक में मौजूद हिरापसर स्कूल का दूसरे दिन भी छात्रों ने बायकॉट कर दिया। यहां के मिडिल स्कूल में 38 और प्राथमिक स्कूल में 75 छात्र यहां पढ़ने आते हैं 1 जुलाई से, लेकिन स्कूल आना इन्होंने बंद कर दिया। स्कूल प्रांगण से लेकर सारे कक्षाओं में सन्नाटा पसरा हुआ है। पेरेंट्स और शिक्षा समिति के जिद के आगे स्कूल के शिक्षक भी लाचार नजर आ रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों ने शिक्षा समिति के साथ मिलकर इसकी शिकायत बीईओ से की। ग्रामीणों का आरोप है कि बीईओ साहब उनकी समस्या दूर करना छोड़ उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। इधर डीईओ ने मामले में शाला बहिष्कार के पहले दिन ही बातचीत करके हल निकालने का दावा जरूर किया था, लेकिन अब तक वो हल नहीं निकला है।
हाँ अध्यक्ष, यहाँ का एसएमसी अध्यक्ष सरपंच गांव पटेल आए हुए थे और कल गांव में बैठक हुआ होगा कि बताया कि कल गांव में बैठक हुआ, जब तक टीचर यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तब तक हम लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का निर्णय लिया है। पोस्टिंग यहाँ तो एक एचएम को हुआ है पंकज गुप्ता करके, लेकिन अभी शासन ने उसको रोक दिया है, अन्य स्कूल में संलग्न है। आज ही जानकारी मिली है और मैंने इसके लिए संबंधित प्रधान पाठक से भी बातचीत की है और वहाँ के संकुल समन्वयक को भी वहाँ पर भेजा है। और वहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो है माध्यमिक शाला में मात्र 38 बच्चे हैं और 3 शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं, जो कि पर्याप्त मात्रा में हैं। तो स्कूल खुल जाएगा सर? हम लोग प्रयासरत हैं, वहाँ के गांव के कम्युनिटी वालों से, एसएमसी सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं और हम प्रयासरत हैं स्कूल खुलेगा, क्योंकि शाला प्रवेश उत्सव है और बच्चे प्रवेश लेंगे, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी। और दुर्ग से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस का खुलासा हुआ है। पुलिस ने खुलासा करते हुए ये जानकारी दी है कि हवाला का पैसा इधर उधर करते थे आरोपी। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, हवाला का पैसा इधर उधर करने का आरोप सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। रायपुर में ऑफिस खोलकर चलाते थे हवाला कारोबार। पुलिस ने 3 नोट गिनने की मशीन भी जब्त की है। आरोपियों से 81 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। दुर्ग से ये खबर, जहां पर महादेव सट्टा ऐप मामले में हवाला का पैसा और इस मामले को लेकर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके पास से नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई है। नोट गिनने की मशीन के साथ ही 81 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 81 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन इनके पास थी, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी मात्रा में कैश का ट्रांजैक्शन ये लोग करते थे। और हवाला का पैसा बताया जा रहा है कि हवाला के माध्यम से पैसा ये लोग देते थे, सप्लाई किया जाता था और उसी को गिनने के लिए एक नोट की मशीन भी लगाई गई थी। अंतर्राज्यीय स्तर पर महादेव सट्टा ऐप के पैसे का हवाला करते थे। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इस मामले का खुलासा किया है। दिलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। दिलीप बताइए, ये बड़ा खुलासा हुआ है, हवाला कारोबार किया जा रहा था, नोट गिनने की मशीन मिली है, 81 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, पूरी खबर बताइए। देखिए विवेक, जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप पूरा छत्तीसगढ़ से निकलकर मुंबई, दिल्ली, फिर उसके बाद दुबई तक फैला हुआ था, आज पहली बार दुर्ग पुलिस ने आज बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि 80 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। अब तक इस महादेव ऐप में हमको करोड़ों के लेन देन का पता चलता था, बैंक खाते के ट्रांजैक्शन का पता चलता था, लेकिन कैश नहीं मिलता था। लेकिन पुलिस ने 80 लाख रुपए जो कैश बरामद किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पे चल रहा था। और आप देखिए कि हवाला भी किस तरीके से होता था। रायपुर में ऑफिस खोला जाता था, वहाँ बाकायदा टोकन नंबर दिए जाते थे। टोकन नंबर का मिलान होने पर उस पैसे, हवाले के पैसे को ग्राहक को दिया जाता था। तो दुर्ग एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 81 लाख रुपए पकड़े गए। नोट गिनने की मशीन हम देख पा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर है नक्सलियों से जुड़ी हुई। नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले जवानों की वापसी के दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट के बाद जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल हुई मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को ढेर किया गया था। मौके से 3 303 राइफल, एक 12 बोर की बंदूक के साथ ही नक्सल की सामग्री भी जब्त की गई थी। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया है कि मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। साथ ही साथ नक्सली साहित्य और हथियार भी जब्त किए गए हैं। नारायणपुर के कोकामेटा, इरकबट्टी, मोहंती, सोनपुर इत्यादि जगह से डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 2 जुलाई को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में अबुजमाड़ की गमंडी और हितलार इलाका में कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 5 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। सभी 5 पुरुष माओवादी हैं। और आइए मौसम की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन सरगुजा, बिलासपुर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। उधर रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में भी अगले 3 दिन तक हल्की और कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। क्या है मॉनसून का हाल छत्तीसगढ़ में, देखिए।
छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही शहर शहर बारिश का दौर जारी है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भी कई शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसूनी बादलों ने अपना रास्ता बदला है, जिसके असर से प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। प्रदेश के अब तक 3 जिलों बलौदाबाजार, बीजापुर और सुकमा में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। 14 जिलों में सामान्य और बाकी जिलों में औसत से अभी कम बारिश हुई है। कोरबा में 4 दिन से जोरदार बारिश हो रही है। प्रदेश में 2 जुलाई की शाम तक 191.7 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बारिश का हाल, प्रदेश के 3 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश, 14 जिलों में सामान्य बारिश। छत्तीसगढ़ में अब तक 191.7 मिलीमीटर बारिश। आने वाले 24 घंटों में जिन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, उसमें सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा शामिल हैं। कोरबा के 1 से 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों में जारी हुआ है अलर्ट। 12 जिलों में येलो अलर्ट। सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना है। बारिश का दौर शुरू होने के बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं अधिकतम तापमान में भी 30 सालों की औसत की तुलना में गिरावट देखी जा रही है। सर्वाधिक गिरावट जगदलपुर में 4.2 डिग्री, पेंड्रा में 2.7 डिग्री, अंबिकापुर में 2 डिग्री, रायपुर में 0.7 डिग्री, दुर्ग में 0.6 डिग्री और बिलासपुर में यह सामान्य औसत से 0.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज की गई। अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। कई शहरों में मौसम ने करवट बदली है, जिसके बाद आने वाले दिनों में बारिश किसानों से लेकर गर्मी से परेशान लोगों को राहत देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में मानसून की स्थिति क्या है, ये हमने आपको बता दिया। उधर कोरिया जिले में जल जीवन मिशन योजना के लिए खोदे गए गड्ढे अब आम नागरिकों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। गड्ढे ठीक से ना भर पाने के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। आखिर क्या है गड्ढों का ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जल जीवन मिशन के तहत कोरिया में भले ही ग्रामीणों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन इसके तहत खोदे गए गड्ढों में जरूर हर तरफ पानी भरा है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में गड्ढे तो खोदे गए, लेकिन इनका ढंग से भराव नहीं किया गया। रोड पर ट्रैक्टर ट्राली से मलबा डाला गया, लेकिन इसे ठीक से फैलाया नहीं गया। इस कारण रोड पर जगह जगह गंदे पानी के डबरे भरे हैं। लोगों की आवाजाही मुश्किल हो रही है। इससे परेशान हो रहे ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। अधिकांश जगहों पर मुख्य सड़क के बगल से या लोगों के घर के सामने गड्ढे खोदे गए हैं। उन गड्ढों को ठीक से नहीं भरने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों के कारण कभी भी कोई दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। रात में लड़का सब्जी बेच कर आ रहा था, तो इतना कीचड़ फैला दिए हैं रोड में, ताकि 3-4 बार गिरा है लड़का। इस रोड से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की आवाजाही है। बैकुंठपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बड़गांव पंचायत में भी इसी तरह का मामला देखने को मिला है, जहां इन गड्ढों में बारिश का पानी भरने से लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस मामले में मुख्य कार्यपालन अभियंता चंद्रबदन सिंह का कहना है कि इस मामले में सभी ठेकेदारों को निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में तो सभी ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि जो भी पाइपलाइन का काम है उसको ये पुनः वास्तविक ओरिजिनल पोजीशन में स्टोरेज कर दें, ताकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। फिर भी यदि कहीं ऐसा शिकायत है तो वो काम पूरा किया जाएगा, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो पाए भविष्य में। अब इन गड्ढों को भरने के लिए अधिकारियों ने ठेकेदारों को निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन इस पर कब अमल होता है और कब राहगीरों को राहत मिलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। कोरिया से विस्तार न्यूज के लिए शैलेश गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए विस्तार न्यूज। धन्यवाद।